नमस्कार दोस्तों। कोलकाता रेप और मर्डर केस में रोज़ नई नई बातें सामने आ रही हैं। 9 अगस्त की रात 2:45 बजे तक पीड़ित डॉक्टर जीवित थी। इस बात की पुष्टि खुफिया एजेंसियों ने की है। एजेंसियों के पास कुछ ऐसे प्रूफ उपलब्ध होते हैं जिनके बल पर ये बात कही गई है कि उस रात पीड़ित डॉक्टर जो है वो 2:45 तक जिंदा थी। उस रात पीड़ित डॉक्टर की कज़न उसको एक मैसेज भेजती है। उस मैसेज के जवाब में वो महिला 2:45 पर दूसरा मैसेज उसको रिप्लाई में भेजती है। अब ये बात तो साबित हो जाती है कि वो मैसेज मरने वाली महिला के फ़ोन से ही गया था। लेकिन फिर यहाँ पर भी एक पेच है। मैसेज से ये बात समझी जा सकती है कि शायद वो महिला 2:45 तक जीवित थी और वह अपने कज़िन के मैसेज का जवाब मैसेज से देती है। लेकिन क्या वो मैसेज खुद उस पीड़ित महिला ने भेजा था या फिर किसी और ने उसके फ़ोन से वो मैसेज भेजा, इस बात को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि मरने वाली महिला 2:45 तक जीवित हो और उसने खुद ही मैसेज भेजा हो। लेकिन यहाँ पर भी सस्पेंस पैदा होता है कि उसने मैसेज ही क्यों भेजा। वो एक कॉल भी कर सकती थी अपनी कज़न को, लेकिन उसने कॉल नहीं की बल्कि वो मैसेज भेजती है। अब मैसेज इस महिला ने भेजा था, इस बात को साबित नहीं किया जा सकता। क्या किसी और ने उस महिला को ज़िंदा साबित करने के लिए उसके फ़ोन से उसकी ही कज़न को मैसेज भेजा था? अब इस बात की जांच भी की जा रही है। दूसरी तरफ 9 अगस्त की रात को जो घटना हुई थी उसमें संजय राय को गिरफ़्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। उसने पूछताछ करने में कई हैरानीजनक खुलासे किए हैं। दरअसल संजय राय को गिरफ़्तार जब किया गया उसने तत्काल अपना जुर्म कबूल कर लिया था और कहा कि मैं उस समय नशे में था और नशे में ही मैंने उस महिला डॉक्टर के साथ पहले तो रेप किया और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर जाता है और कहता है कि मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन संजय की कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, इस बात ने पुलिस वालों को उलझा कर रख दिया है। वारदात के बाद संजय राय सीधा 4th बटालियन जाता है और वहां पर जाकर वो सो जाता है। अगले दिन 10 अगस्त की सुबह वो उठता है और शराब पीता है। शराब पीकर वो फिर से सो जाता है। उधर जब महिला डॉक्टर की लाश मिलती है तो पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करते हैं। उसमें रात के 4 बजे के करीब संजय दिखाई देता है। पुलिस वालों को संजय के बारे में पता नहीं था। पुलिस वाले तकरीबन 20 लोगों को उस आदमी की जो उस रात 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था उसकी तस्वीर दिखाते हैं। तो संजय के एक दोस्त सौरभ के भाई ने उसकी पहचान संजय के रूप में करवाई। ये सौरभ का दोस्त संजय है। उसने ये बताया। सौरभ अगले दिन संजय को खाने पर बुलाता है। सौरभ के घर संजय जा ही रहा था कि उसको फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला सौरभ का भाई था और वो संजय को कहता है कि आरजीकर हॉस्पिटल में एक हत्या हो गई है और इस मामले में पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। संजय उसका फ़ोन सुनकर घबरा जाता है और वो 4th बटालियन जाकर दोबारा से शराब पीता है और वैसे ही सो जाता है। पुलिस जब संजय राय को पकड़ती है उस समय वो नशे में चूर था। गिरफ्तार होते ही संजय पुलिस को कहता है कि मैं कसूरवार हूँ, मुझे फांसी दे दो। लेकिन एक बात बड़ी हैरानीजनक थी। जब संजय ये बात कह रहा था उसके मुंह पर, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़े सामान्य तरीके से ये सारी बात पुलिस को कह रहा था। केस की सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि संजय सौरभ के साथ 2 बार उस रात रेड लाइट एरिया में गया था। पुलिस वाले संजय से पूछते हैं कि जब तुम चेतला रेड लाइट इलाके में गए थे तो तुमने वहाँ पर सेक्स क्यों नहीं किया? तुम्हारा दोस्त सौरभ ही अड्डे के अंदर गया था और तुम बाहर ही क्यों खड़े रहे? तो संजय इसके जवाब में कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहा। पुलिस उसकी बात से सहमत नहीं होती। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि संजय के मन में कोई बड़ा कांड करने की प्लानिंग पहले से थी, इसलिए उसने रेड लाइट एरिया में जाकर सेक्स नहीं किया। संजय का व्यक्तित्व भी काफ़ी सस्पेंसिबल है। पुलिस वाले संजय का लाइव टेस्ट तो कराते हैं, उसके बाद संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाता है। इसके साथ साथ ही संजय के मोबाइल की सारी डिटेल निकाली जाती है।
तो उसमें भी कई आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं, कई चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिससे कि लगता है कि संजय मानसिक रूप से बीमार था। संजय के मोबाइल में कई पॉर्न वीडियो मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये कोई साधारण पॉर्न वीडियो नहीं थे, बल्कि इंसेस्ट पॉर्न वीडियो थे, जिसमें कि परिवार के सदस्यों के बीच सेक्स को दिखाया जाता है। इस तरह के वीडियो देखने से ही लगता है कि संजय मानसिक रूप से बीमार आदमी था। संजय के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप भी मिलता है। इसमें संजय राय और कोलकाता पुलिस की एक महिला एएसआई के बीच बातचीत का पूरा ब्यौरा है। संजय बातचीत में उस महिला को दीदी कह रहा था, लेकिन इसके साथ साथ वह उसके साथ गंदी बातें भी कर रहा था। 9 अगस्त की रात को जिस दिन कत्ल होता है, उस दिन संजय ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी फ़ोन किया था और उससे न्यूड फ़ोटो भेजने को कहा था। संजय की गर्लफ्रेंड अपनी न्यूड फ़ोटो उसको भेजती है। संजय उस फ़ोटो को देखता है और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है। जब से ये वारदात हुई है, संजय का करैक्टर शुरू से ही समझ से परे ही रहा है। रविवार को संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में ही किया गया, जहां पर कि संजय बंद है। इस दौरान भी संजय ने पुलिस वालों को सही जवाब नहीं दिए। ऐसे ही 2 घंटे तक उससे पूछताछ की गई, जिसमें कि वो घबराया और चिंतित लग रहा था। इस दौरान उसने कई सवालों के झूठे और गलत जवाब दिए। कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाबों पर सीबीआई संजय राय से संतुष्ट नहीं है। उधर दूसरी तरफ कोलकाता में इतवार को सीबीआई ने राजकर मेडिकल हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत कई और लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और कई डॉक्यूमेंट जब्त करके सीबीआई वाले अपने साथ ले जाते हैं। सीबीआई वाले कहते हैं कि छापेमारी के दौरान उनको भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। संदीप से दोबारा से पूछताछ की जाती है, लेकिन संदीप से अब क्या पूछताछ की गई है और उसने इसका क्या जवाब दिया है, सीबीआई वालों ने इस सारी बात को फ़िलहाल अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है और इन सभी बातों को उसने कॉन्फिडेंशियल ही रखा है। उधर संजय राय पॉलीग्राफ टेस्ट में भी सीबीआई को चकमा देने की कोशिश करता रहा। संजय राय ने पहले तो बताया कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, लेकिन टेस्ट के दौरान वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। सीबीआई ने कई सवाल किए। संजय कई बहाने बनाकर गलत जवाब देने की कोशिश करता है। संजय कहता है कि जब वो वहाँ सेमिनार हॉल में पहुँचा तो पीड़िता की मौत हो चुकी थी। वो डर गया और डर के मारे वो परिसर से भाग निकला। लेकिन कोलकाता पुलिस कहती है कि संजय राय ने पूछताछ में रेप और मर्डर की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो बेकसूर है और उसको फंसाया जा रहा है। संजय राय ने जेल के वार्डन से भी यही कहा था कि वो रेप और मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता। इसके अलावा सियालदह की कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने भी उसने यही बात कही थी। सीबीआई उसके निर्दोष होने के दावे से सहमत नहीं है। सीबीआई वाले कह रहे हैं कि संजय जानबूझकर जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, फ़िलहाल तो इस केस का कोई भी कंक्लूज़न निकलता नज़र नहीं आ रहा, कोई भी मुजरिम साबित होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सीबीआई वाले अपने बिहाफ पर इस केस की जांच तो कर रहे हैं और वो जल्द ही सारे रहस्य से पर्दा उठा देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही इस केस में कोई ताज़ा अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करूँगा। मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।